हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपका यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ को लेकर बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगली वीडियो से आपको टॉपिक वाइज और आपके सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं संवैधानिक उपबंध के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो इसमें सिलेबस के अनुसार है, पहला आपका टॉपिक यही है, ठीक है। इस पे आपका पहला जो इस पर टॉपिक होने वाला है, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था का पहला यहाँ पर टॉपिक है इसमें। ठीक, सब लेके हिस्ट्री की बात करेंगे, तो हिस्ट्री यानी इतिहास में, और आपकी उसमें भी आपको जो प्राचीन इतिहास है उस पे आपको क्या कहते हैं, कैसे वैदिक युग में, वैदिक युग से देखिए स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपका वैदिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता में तो देखिए लोग, मतलब उतना इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वैदिक युग में जरूर इसकी जानकारी मिलती है। वैदिक युग में आप देख सकते हैं पंचायत और ऋग्वेद, दो इसके साक्ष्य मिलते हैं। पंचायत के बारे में इसमें एक साक्ष्य ये मिलता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जिसके साथ चार लोगों का समूह होता है, यानी टोटल 5 लोग होते हैं, 5 व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। ऋग्वेद में आप लोगों को पता ही होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देखिए सभा, समिति और विदत, तीनों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। सभा आपको पता होना चाहिए, जो बड़े लोग थे, वृद्ध जनों की ये सभा होती थी, ठीक है, यानी उसमें लोग मिलते थे। और समिति आमजन लोगों की, ठीक। और तीसरा है विदत, ठीक है। बस स्थानीय स्तर के निकाय थे, ये आपको ध्यान देना है तीनों। इसके बाद देखिए महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य काल में आपको पता होगा महाकाव्य हमारे कौन से हैं, रामायण है, महाभारत है, ठीक है। रामायण की बात कर लेते हैं, तो रामायण में देखिए प्रशासन और राज्य में जाति पंचायत के बारे में यहाँ पर दो साक्ष्य मिलते हैं। प्रशासन में देखिए यहाँ पर पुर और जनपद दो नाम चलते थे। पुर क्या था, नगर था, नगर को वहाँ पर पुर कहा जाता था रामायण में। और ग्राम किसे कहा जाता था, जनपद को कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए राज्य में जाति व्यवस्था पंचायत की बात कर लेते हैं, तो जाति पंचायत में क्या था, यहाँ पर दोस्तों निर्वाचित सदस्य होते थे, ये सब आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा है आपका टॉपिक महाभारत। महाभारत से आप देखेंगे शांति पर्व से यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। शांति पर्व आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में एक विशेष स्थान रखता है शांति पर्व, ठीक है। ग्राम के ऊपर सबसे छोटी क्या, एक ग्राम थी। इसके बाद आपके 10, 20, 100, 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ होती थी। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम समूह की इकाइयाँ कौन कौन सी, तो आपको ध्यान देना है, 10, 20, 100 और 1000 की ग्राम समूह की इकाइयाँ होती थी, ठीक है। ग्रामिक जो है इस पर मुख्य अधिकारी होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मुख्य अधिकारी यहाँ पर ग्रामिक होता था, और यहाँ पर जो दशक होता था, ये दशक 10 ग्रामों का प्रधान कहलाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे आपका प्राचीन काल आता है, ठीक है। प्राचीन काल में देखिए हमने महाकाव्य काल तक देख लिया। इसके बाद देखिए मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में यहाँ पर जानकारी मिलती है, और गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जानकारी मिलती है। मौर्य काल की बात कर लेते हैं, तो मुखिया ग्राम का शासक होता था। मुखिया आपको जो है वृद्धों की परिषद की सहायता के लिए ये बनाया जाता, ये होता था, ठीक है, वृद्धों की परिषद की सहायता के लिए। इसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का है ये। और ये अर्थशास्त्र क्या है, एक राजनीतिक दस्तावेजी चीज है, आपको ध्यान देना है। अर्थशास्त्र नाम पे नहीं जाना है कि आपका ये आर्थिक यानी इकोनॉमिक से संबंधित है, ऐसा नहीं है। ये आपका एक राजनीति से संबंधित यानी पॉलिटिकल साइंस के रूप में इसे देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। 10 ग्रामों के समूह को यहाँ क्या कहा जाता था, संग्रहण कहा जाता था, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शब्द। संपूर्ण जनपद का शासन कौन करता था, समाहर्ता कहलाता था। महात्मा कौन कहलाता था, समाहर्ता के ऊपर होता था। ग्रामिक एक ग्राम का शासक होता था। इसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात कर लेते हैं, तो इस पे देखिए विषयपति क्या कहलाता था, विषयपति को उस समय, जो वर्तमान में भी आप प्रत्येक जगह, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को विषयपति कहा जाता था, और ग्राम प्रधान को उस समय ग्रामिक कहा जाता था। और सर्वाध्यक्ष किसे कहा जाता था, राज्य के केंद्रीय विभाग का ये प्रमुख होता था, सर्वाध्यक्ष। इसके बाद कुमार मात्य होता था, जो पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग, जिन्हें उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए मध्यकाल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल में आपको पता ही होगा, एक सल्तनत काल आता है और एक मुगल काल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सल्तनत काल में देखिए एक विलायत शब्द का उल्लेख मिलता है। विलायत क्या था, राज्य प्रांत में विभाजित थे, तो उन्हें विलायत कहा जाता था। इसके बाद आपका सल्तनत काल में आपके मुकद्दम, मुकद्दम किससे संबंधित था, मुकद्दम आपके प्रशासन से संबंधित था। पटवारी आपका राजस्व संग्रह से संबंधित था, और चौधरी पंचों की सहायता से विवाद समाधान से संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मुगल काल।
यहाँ पर दोस्तों मुगल काल में क्या होता है, ग्रामीण स्वशासन का पतन स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जाति और सामंतवाद अब बहुत अधिक बढ़ने लगता है। देखिए जातिवाद तो आपका उत्तर वैदिक काल से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उतना ज्यादा पतन नहीं होता था जितना ज्यादा मुगल काल में होने लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये एक आपको चार्ट है, इससे आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या होती थी, परिवार। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुलक। ठीक, परिवार के बाद दो परिवार मिल जाते थे तो परिवार और परिवार जब मिल जाते थे तो एक ग्राम बनते थे। अब प्रमुख क्या था इसका, ग्रामणी। और जब कई ग्राम मिल जाते थे तो क्या कहलाता था, विष कहलाता था। अब विष का प्रमुख क्या कहलाता था, विषपति कहलाता था। जब कई विष मिल जाते थे तो क्या बनता था, जन, जिसे जनपति कहते थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब कई जन मिलकर क्या बनाते थे, राष्ट्र बनाते थे, जिससे जिसका आपका प्रमुख सम्राट होता था। अब देखिए इंपॉर्टेंट शब्दावली है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये शब्द में, यानी जैसे ग्रामणी है, ग्रामणी किस से संबंधित है, तो देखिए ग्रामणी आपका ग्राम प्रशासन अधिकारी से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, इसके बाद आपका गोप। गोप क्या है, हदबंदी का कार्य करता है। मौलमिक क्या है, ग्रामीण प्रशासक है। ग्रामपति या महत्तर क्या कहलाता है, ग्राम प्रशासन है। उर क्या है, लोगों की संस्था है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है पटवारी, ग्राम प्रधान का सहयोगी कहलाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद मौजा, गांवों का समूह, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है, मौजा गांवों का समूह था। ग्राम शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वैदिक साहित्य से मिलता है, ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी वीडियो में। अब देखिए प्राचीन काल में, देखिए दोबारा थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचित है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होते थे। स्थानीय निकाय राजसी हस्तक्षेप से मुक्त था, यानी जो स्थानीय निकाय थे वैदिक काल में, तो ये आपके राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। इसके बाद गुप्त काल की बात करें तो जैसे कि आपको बताया, विषयपति, जिलाधिकारी, संबंधित ग्रामीण ग्राम का प्रधान। यहाँ पर दोस्तों स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख नहीं मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मध्यकाल में राज्यों को जो है प्रांत में विभाजन किया गया था और इनको विलायत कहा जाता था, कि नहीं प्रांतों को, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ग्राम शासन के तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे इस समय। कौन कौन से, मुकद्दम होता था आपका एक, जो प्रशासन से संबंधित था। पटवारी होता था जो आपके राजस्व संग्रह से संबंधित था। इसके बाद चौधरी होता था जो विवादों का समाधान के लिए पंचों की सहायता से बनाया जाता था। इसके बाद है जातिवाद, सामंतवाद के कारण ग्रामीण स्वशासन यहाँ पर नष्ट होता है। ठीक है, स्त्रियों की भागीदारी भी यहाँ पर नहीं मिलती। किस समय की बात है, मध्यकाल की बात है, जो आपका सल्तनत काल और आपका मुगल काल के समय की बात है यहाँ पर। अब देखिए ये आपका आधुनिक भारत आ गया, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज भी आपको, तो वहां से देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए शब्दावलियां केवल ज्यादातर, लेकिन यहाँ से आपको अब डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी। प्रारंभ में क्या होता है, ग्रामों की स्वायत्तता को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश काल में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, स्थानीय सुशासन में यहाँ पर प्रथम प्रयास किया जाता है। आपको पता होगा कि 1600 के पास ही आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, EIC। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पर ग्रामीण सुशासन जो होता था उसे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। लेकिन देखिए यहाँ पर पहला प्रयास कब किया जाता है, तो स्थानीय सुशासन का प्रथम प्रयास जो होता है, ये मेयो प्रस्ताव जो 1870 में था उस पर किया जाता है। इस पे होता क्या है कि शहरी नगर पालिका जो होती थी उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसमें, मेयो प्रस्ताव 1870, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद 1882 में, जब आपको पता ही होगा 1882 में रिपन आपके रहते हैं, तो इनके समय ही आपका क्या आता है, स्थानीय निकाय को यहाँ पर लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना 1882 में। ठीक है, इसे स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है रॉयल कमीशन 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन है, CEH होबाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है ये। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या विशेषता क्या होती है, केंद्रीकरण पर बल देता है। 1909 में क्या होता है, स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, 1909 में आपको पता होगा पार्लियामेंट्री सुधार आता है। इसके बाद आपका क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको 1919 में आता है। यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय सुशासन विषयों को प्रांतों को सौंप दिया जाता है और यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है। ठीक है, इसके बाद 1857 का विद्रोह। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए बहुत ज्यादा शाही वित्त पर, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करती थी उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे होता क्या है, स्थानीय सुशासन को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करने की बात कही जाती है। क्यों, क्योंकि शाही वित्त नहीं है, तो इसलिए अब स्थानीय सुशासन को कहा जाता है कि आप खुद अपने खर्चे को देखिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मेयो का विकेंद्रीकरण प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है,
देखिए देखने में लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन उनकी मजबूरियां थी, क्योंकि उनके पास वित्त ही नहीं था, तो कैसे वो स्थानीय सुशासन को वित्त पोषित करते। इसलिए उन्होंने कहा कि आप स्थानीय सुशासन पकड़िए और स्वयं से ही स्थानीय शासन को चलाइए। इसके बाद होता क्या है, 1925 तक क्या होता है, 8 प्रांतों में पंचायत एक्ट पारित हो जाता है। 1926 तक क्या होता है, 6 देशी रियासत में पंचायती एक्ट पारित हो जाता है। अब देखिए संविधान सभा की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में क्या था दोस्तों, जो आपको पता होगा 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। इस पे क्या कहते हैं, ग्राम सुशासन को लेकर सर्वसम्मति नहीं थी। आपको पता होगा कि B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्हें ये नहीं था कि स्थानीय सुशासन में दिया जाए, क्योंकि जब स्थानीय सुशासन होता है ना, देखिए स्थानीय स्तर पर उतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांव के जो वृद्ध होते हैं वो पुराने ख्यालात के होते हैं, जाति पाति हो गया, शिक्षा को महत्व न देना, ये सब चीजें होती हैं, आज भी आप देखेंगे होती हैं। ठीक है, देखिए जनप्रतिनिधि बन जाना अलग बात है, लेकिन उस क्षेत्र को ऊपर उठाना, उसको विकसित करना एक दूसरी बात होती है। तो इसलिए B.R. अम्बेडकर जी इसके खिलाफ थे। यदि आप देख सकते हैं B.R. अम्बेडकर भी इसके स्वयं विरोधी थे। अब देखिए पंचायती राज की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है, ताकि गांवों का पुनर्निर्माण हो सके। ये चीज आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज क्या है, उसकी डिफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। ऑप्शन में 4 विकल्प दे देंगे, आप आराम से कर सकते हैं यदि आपने पढ़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पर राधा कुमुद मुखर्जी का इस पर कथन क्या है, कथन आपको ध्यान देना है, किस महाशय का क्या था ग्राम सुशासन को लेकर। यहाँ पर देखिए राधा कुमुद मुखर्जी का कथन है कि ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र का देवता माना गया था, उनके द्वारा, किनके द्वारा, मुखर्जी के द्वारा। ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र का देवता कहा गया है, किसने कहा था, राधा कुमुद मुखर्जी ने। ये चीज आपको ध्यान देना है। पंचायती राज की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये आपकी पंच परमेश्वर से मिलती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंचायती राज का उद्भव, देखिए ये सब चीजें हो गई। यहाँ पर देखिए पंचायतन, ये आपके प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका अर्थ क्या था, आध्यात्मिक व्यक्ति प्लस 5 व्यक्तियों का समूह, वही जो मैंने शुरू में चर्चा की थी। ऋग्वेद में सभा समिति विदत, ये चीज आपको जैसे बताई मैंने। इसके बाद आपको देखिए महाकाव्य युग में रामायण में प्रशासन बताया, पूर्व और जनपद का उल्लेख था। महाभारत में आपको देखिए ग्राम के ऊपर आपके 10, 20, 100, 1000 गांवों की इकाइयां थी। ठीक है, ग्राम समूह की इकाइयां। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 को क्या कहा जाता था, दशक। 20 को विंशाधिपति। 100 को शतग्राम अध्यक्ष कहा जाता था। 1000 ग्रामों का जो प्रमुख होता था उसे शतग्राम कहा जाता था। ग्रामिक क्या था, ग्राम का मुख्य अतिथि था, मुख्य अधिकारी था। ये दोस्तों आपकी पहला टॉपिक हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और ये आपको सीरीज बाय सीरीज आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से वीडियो के लिंक में जाकर आप जो है टेलीग्राम में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।